हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में भूगोल के उन प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बीपीएससी के द्वारा बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए थे। इससे पहले हम बिहार के जो ये ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ये हम घटना चक्र का एक बार कवर कर चुके हैं। ये हमारी रिवीजन क्लास है, तो हम इसमें जो है वो फटाफट रिवीजन करते हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको इसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। भूगोल के अलावा इतिहास, साइंस, ईवीएस, पॉलिटी और जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनकी सभी की क्लासेस जो है वो लगातार हमारे चैनल पर जो है वो प्रोवाइड कराई जा रही है, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो आप एक बार उनको भी ज़रूर देखिएगा। उन सभी का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, चैनल से जुड़ जाइए, जहां हम डेली क्लास की पीडीएफ शेयर करते हैं, और साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट और जो ई बुक होती है उन सभी को जो है हम शेयर करते रहते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी भी काफ़ी बढ़िया से कर रहे होंगे। इस समय एक न्यूज़ आई हुई है, आप सभी को हो सकता है पता हो, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि जो 31 मई है, TRE 3 के जो जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनको 31 मई तक ज्वाइन करने को कहा गया है, और जो भी 31 मई को ज्वाइन नहीं करता है उसकी जो है मान्यता रद्द कर दी जाएगी, और जो सीटें खाली हैं वो अगले TRE 4 में ऐड कर दी जाएंगी। तो आप ये मान के चलिए कि मई के लास्ट में या जून के बीच में, मतलब बीच वाले महीने में आपका जो है TRE 4 का नोटिफिकेशन आ सकता है। और साथ साथ में ये स्टेट की भी, बिहार स्टेट की भी खबरें आ रही थी, तो वो भी हो सकता है। तो आप लोग जो है तैयारी करते रहिए काफ़ी अच्छे ढंग से, और आराम करने मत बैठिए, क्योंकि जो लगातार पढ़ता रहता है वही आगे बढ़ता है। अब देखिए, 10 घंटा एक दिन में पढ़ने से मतलब नहीं है, आप 3 ही घंटे पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, अभ्यास करिए, तो वो काफ़ी फ़ायदा करता है आप सभी के लिए। तो आप सभी लोग समझदार हैं, बाकी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो है सबसे पहले आपको वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले अपडेट मिल जाया करे। इसके अलावा आप दोस्तों, वीडियो अगर हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, और कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना जो है सुझाव दिया करिए। हमारे सेशन का पहला सवाल है कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। आपसे पूछा जा रहा है पट्टी सीमा परियोजना, ठीक है। तो ये जो है हमारी पट्टी सीमा परियोजना जो है वो कृष्णा और गोदावरी नदियों से जुड़ी हुई है। इनको आपस में इंटरलिंक करने की, मतलब इनको आपस में जोड़ने के लिए पट्टी सीमा परियोजना जो है वो चलाई गई है। इसीलिए हमारा जो है बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो सवाल है वो हमारा 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया है, और इसका जो सही जवाब होगा वो हमारा बी विकल्प हो जाएगा। देखिए, पट्टी सीमा या लिफ्ट सिंचाई योजना परियोजना जो है कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण या इंटरलिंकिंग से जुड़ी है। इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया है। हमारा अगला सवाल है कि भारत की सिंचाई क्षमता जो है, इसका सर्वाधिक भाग जो है वो कौन सी सिंचाई परियोजना से जो है पूरा होता है, ठीक है। आपका जो है 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में सवाल पूछा गया है। अब देखिए, सवाल तो यहीं से पूछे जाएंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा लैंग्वेज आगे पीछे कर सकता है, सवाल तो निश्चित है कि यहीं से मिलते जुलते ही पूछे जाएंगे। अब चाहे एक्सप्लेनेशन से पूछ ले या सीधे सीधे आपका लाइन टू लाइन क्वेश्चन ही पूछ ले। तो देखिए, जो सवाल है कि भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग किससे पूरा होता है, तो ये होता है लघु और वृहद परियोजनाओं से। ऑप्शन बी जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा। देखिए, अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो लघु सिंचाई परियोजना, ठीक है, इसके तहत 2000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचाई होती है, जिसमें कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, एनीकट आदि शामिल किए जाते हैं। भारत में सिंचाई की 62% से अधिक की आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजना से होती है। वहीं बृहद एवं मध्यम परियोजनाओं से लगभग 38% की जो है सिंचाई क्षमता पूरी होती है। इस प्रकार विकल्प के अनुसार लघु एवं बृहद परियोजना जो है वो सही विकल्प हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि जो सारण नहर है वो कहाँ से निकलती है, या कौन सी नदी पर जो है वो सारण नहर बनाई गई है, तो ये हमारी जो है वो गंडक नदी पर बनाई गई है। इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में आपसे पूछा जा रहा है सवाल, और सारण नहर जो है वो गंडक नदी पर बनाई गई है, और गंडक नदी से ही निकलती है। देखिए, गंडक परियोजना के अंतर्गत जो है गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें निकाली गई हैं, जिसमें से एक जो है वो सारण सिंचाई नहर भी शामिल है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है,
तो ये हमारा त्रिवेणी नहर से होती है। किससे होती है? त्रिवेणी नहर से होती है। 60 से 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में आपसे यह सवाल पूछा गया है। चाहे वो सारण नहर हो, त्रिवेणी नहर हो, तेउर नहर हो, तिरहुत नहर हो, इन सभी से जो है वो बिहार में सिंचाई होती है। हमारा अगला सवाल है कि भारत में जो है सर्वाधिक पानी का प्रयोजन किस उपयोग के लिए किया जाता है या किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो ये तो बहुत ही इजी सवाल है और आप सभी बता सकते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है पानी का वो हमारे यहाँ सिंचाई के लिए किया जाता है, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो हमारा सवाल था वो बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में आपसे पूछा गया था। देखिए, देश के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय श्री राजेंद्र सिंह शेखावत के साथ सक्षम मार्गदर्शन में जल शक्ति मंत्रालय ने देश भर में पहली बार जल स्रोतों की गणना की और इसके अनुसार देश में सभी उपयोग हो रहे जल स्रोतों में से प्रमुख जल स्रोतों को सिंचाई के बाद मत्स्य पालन में उपयोग किए जाने की जानकारी मिली है। सबसे ज़्यादा किस में उपयोग होता है? सिंचाई में। और उसके बाद अगर बात की जाए तो किससे होता है? तो फिर मछली पालन में होता है। हमारा अगला सवाल है जो 42वीं बीपीएससी प्री 1997 और यूपी पीसीएस 1994 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, तो ये किसकी एक संयुक्त परियोजना है आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में विस्तारित है। देखिए, सीधी सी बात है, एक चीज़ और याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाखड़ा नांगल बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो ये सतलज नदी पर बना हुआ है, ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, देखिए नीचे आपसे पूछ रहा है वही जो मैंने आपको बताया 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में कि भाखड़ा नांगल बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है। तो काफ़ी आसान सा सवाल है और आप सभी लोग जानते होंगे कि भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि कावेरी निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो ये हमारा शिव समुद्रम है। शिव समुद्रम जो है ये किस पे बना है? तो कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा डी विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। सवाल आपसे जो है ये 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में पूछा गया है और जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ और 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली आपूर्ति के लिए राज्य जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। अतः प्रश्नगत विकल्पों में डी जो है वो सही है, तो याद रखिएगा शिव समुद्रम। और यह कब? तो 1902, ये भी याद रखिएगा 1902। ठीक है, हो सकता है अगली बार आपसे ईयर पूछ ले। हमारा अगला सवाल है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो किस नदी पर है? तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि अर्जुन के साथ जो है वो हमेशा कौन रहता था? ठीक है, जो महाभारत में भी जो वो साथ था, तो हमेशा जो है वो कृष्ण भगवान जो है वो अर्जुन के साथ ही रहते थे। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि नागार्जुन बांध जो है ये किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, इसलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और आपसे जो सवाल है वो 56वीं से लेकर 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में आपसे पूछा गया है। देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी और यह कृष्णा नदी पर निर्मित है। वर्तमान में यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो है नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो किन राज्यों में विस्तृत है? तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि हीराकुंड बांध जो है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांध और नदी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया सवाल है कि हीराकुंड कौन से नदी पर है? तो हीराकुंड जो हमारा महानदी पर है। ठीक है, महानदी पर है, इसीलिए हमारा जो है सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछता है कि तेल नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा, बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो याद रख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि तेल नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है। हमारा अगला देखिए, अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है
और यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर लगभग 80.96 मीटर अधिकतम ऊंचा एवं 4.8 किलोमीटर मुख्य बांध की लंबाई है। विश्व का सबसे लंबा बांध है कौन सा? तो हीराकुंड बांध जो है वो विश्व का सबसे लंबा बांध है। ये भी एक नंबर का सवाल आपसे बन सकता है। और इस बांध की कुल लंबाई जो है 25.8 किलोमीटर है, तो ये भी याद रखिएगा, लंबाई भी पूछ सकता है। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर की ज़मीन जो है वो सिंचित होती है। हमारा अगला सवाल है कि मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध जो है वो किस नदी पर बनाए गए हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया जो है बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। तो ये जो है वो बराकर नदी पर बनाए गए हैं, बराकर नदी पर, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे ये जो सवाल है 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया है। ठीक है, अगर बात की जाए बराकर किसकी सहायक नदी है, तो ये दामोदर नदी की सहायक नदी है, ये याद रखिएगा। देखिए, मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। तो बराकर किसकी सहायक नदी है? दामोदर की। हमारा अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी। तो मंडल बांध परियोजना जो है ये किस नदी पर थी? तो ये हमारा जो था उत्तरी कोयल नदी पर था। कौन सी नदी पर? तो उत्तरी कोयल। कहाँ पे है ये? तो ये हमारा झारखंड के पलामू ज़िले में है। कहाँ पे? झारखंड के पलामू ज़िले में। डी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। और ये जो सवाल है बीपीएससी प्री 2019 में आपसे पूछा गया है। देखिए, 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तरी कोयल मंडल डैम, ठीक है, परियोजना की सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया है। यह परियोजना झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल, सोन नदी की सहायक नदी है। कौन? उत्तरी कोयल, इसी नदी पर जो है वो निर्मित है। हमारा अगला सवाल है जो 6वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम में आपसे 2020 में पूछा गया है कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो चंबल नदी पर जो है राणा प्रताप सागर जो जल विद्युत परियोजना है ये हमारा राजस्थान राज्य में स्थित है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है और यह चंबल घाटी विकास परियोजना से संबंधित है। यह परियोजना राजस्थान में स्थित है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। हमारा अगला सवाल है कि कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है। आपको बताना है कि कृषि में जो है युग्म पैदावार ... का को उगाने से है। तो विभिन्न मौसमों पर जो है वो दो फसलें, विभिन्न मौसम पर जो है वो दो फसलें उगाने को हम युग्म पैदावार कहते हैं। और ये हमारा जो है 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में आपसे पूछा गया है। देखिए, कृषि में युग्म पैदावार या डबल क्रॉपिंग का आशय है एक फसल वर्ष के अंतर्गत एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसलों को उगाना। उदाहरण स्वरूप इसके अंतर्गत चावल और मक्का की मुख्य फसलों से पहले बसंत जौ, शीतकालीन गेहूं और आलू की फसल लगाकर अनाज की एक अतिरिक्त फसल का उत्पादन करना है। ठीक है, याद रखिएगा, एक ही फसल वर्ष के अंतर्गत दो या दो से अधिक फसलों को जो है उगाना। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक कृषि उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। ठीक है, तो कृषि उत्पादकता बढ़ाने का एक रास्ता क्या है आपको बताना है। तो देखिए, इसमें से क्या है? गुणवत्ता, देखो कुशल सिंचाई भी हो जाएगा और गुणवत्ता युक्त बीज भी हो जाएगा और उर्वरकों का प्रयोग भी हो जाएगा और एक प्रकार से कीटनाशकों का भी प्रयोग हो जाएगा। तो इसमें से जो है वो सभी विकल्प जो है वो सही हो रहे हैं, इसीलिए हमारा ई विकल्प जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सही हो जाएगा। और आपसे ये सवाल जो है वो 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में जो है आपसे पूछा गया है। देखिए, दिए गए सभी विकल्प जो है कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा जो है वो सर्वाधिक था। तो सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्रफल बोई जाने वाली जो फसल थी वो हमारी चावल थी, जिसे हम धान कहते हैं। तो याद रखिएगा, डी विकल्प हमारा जो है वो सही हो जाएगा। आपसे सवाल जो है बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में आपसे पूछा गया है। देखिए, वर्ष 2020 में भारत में उगाई जाने वाली फसलों में चावल का रकबा सर्वाधिक था और 2021-22 में भारत में चावल के 3 शीर्ष राज्यों में कौन है? तो पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, फिर उत्तर प्रदेश और फिर पंजाब का नंबर आता है। वैश्विक स्तर पर चावल के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का है। तो सबसे ज़्यादा अगर इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए तो चीन, और भारत में पश्चिम बंगाल जो है वो चावल का उत्पादन करता है। गेहूं का उत्पादन जो है वो उत्तर प्रदेश करता है और गन्ने का उत्पादन जो है वो भी उत्तर प्रदेश करता है। हमारा अगला सवाल है
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। तो आपको बताना है कि इनमें से जो कौन सा ऑप्शन सही है जो सबसे उचित वर्णन करता है। तो हरी सब्जियों की अत्यधिक खेती ये नहीं होगा। गहन कृषि जिला कार्यक्रम ये भी नहीं होगा। उच्च उपज की किस्म कार्यक्रम ये हमारा सही हो जाएगा। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और आपसे जो सवाल पूछा गया है वो 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में आपसे पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है कि देखिए, अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की बात कर लें तो भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ जो है 1966-67 से हुआ माना जाता है। भारत में उच्च उत्पादक बीजों या हाई यील्डिंग सीड, ठीक है, इनका प्रारंभ शुरू हुआ और इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी बल दिया गया। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से जो है वो की गई थी। हमारा अगला सवाल है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। तो सबसे ज़्यादा प्रगति जो है वो गेहूं उत्पादन में की है, गेहूं उत्पादन में। इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। और आपसे ये सवाल जो है वो 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया है। देखिए, भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और उसके पश्चात 1966-67 में हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत ने सर्वाधिक प्रगति जो है वो गेहूँ उत्पादन में की है। हमारा अगला सवाल है कि भारत में जो है वो द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में जो है वो क्या सही है, ठीक है। तो इसका लक्ष्य जो है हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि करना। भाई, जो लाभान्वित हो चुका उसको क्या करना, ठीक है। अगला कह रहा है कि इसका लक्ष्य जो है वो हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का इस्तेमाल, हाँ, जो बच गए हैं उनको जो है उनमें जो है विस्तार करना और तकनीकी सहायता से जो है आगे बढ़ाना। अगला हम देख लेते हैं थोड़ा सा छोटा करके, ठीक है। देखिए, इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में जो है वो वृद्धि करना, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है थोड़ा सा सटीक नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है वो अधिकतर फसलें जो है वो हो गई थी पहले में ही। और इसका लक्ष्य जो है वो पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो दूसरा और चौथा जो है वो हमारा सही हो जाएगा। दूसरी हरित क्रांति योजना में जो है वो पशुपालन और मत्स्य पालन पर जो है वो काफ़ी जोर दिया गया था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही है। तो दूसरा और चौथा जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे 67वीं बीपीएससी प्री 2005 में सवाल जो है पूछा गया है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक एवं तकनीक का विस्तार करना और पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना। द्वितीय हरित क्रांति में प्रथम हरित क्रांति के दौरान प्रयुक्त हुई फसलों को छोड़ने की बात कहीं नहीं कही गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक जो है चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, तो हमारा ये तो हो ही जाएगा, पहला तो हमारा सही हो जाएगा। सिंचाई भी सही हो जाएगा, ग्रामीण विद्युतीकरण भी सही हो जाएगा और ग्रामीण सड़कें और विपणन भी सही हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो है वो सभी सही हो जाएगा। विकल्प डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी तक ये सवाल पूछा गया है। भारत में 1965 के बाद से जो है उच्च उत्पादकता देने वाली किस्म, बीजों, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देना, ठीक है, हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अतः हरित क्रांति में ये चारों घटक जो हैं वो शामिल होते हैं। हमारा अगला सवाल है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध जो है वो किससे है। तो इंद्रधनुषीय क्रांति में, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, कई सारे रंग होते हैं। तो हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति जो है ये सभी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की और इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति, खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि जो है काली क्रांति का संबंध जो है वो किससे है। आपसे 60 से लेकर 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में आपसे पूछा गया है कि काली क्रांति का संबंध किससे है। तो काली क्रांति का संबंध जो है वो कच्चा तेल उत्पादन से है, कच्चा तेल उत्पादन से है। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, गुलाबी क्रांति जो है वो प्याज उत्पादन से। हमारा अगला सवाल है
कि हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई, तो ये हमारा गेहूं में हुई थी, इसीलिए हमारा जो है बी विकल्प वो सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में आपसे पूछा गया सवाल है, और भारत में हरित क्रांति के कारण गेहूं फसलों के अधिकतम उत्पादन में अधिकतम जो है वो वृद्धि देखी गई, किसमें, गेहूं के फसल में। और हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966-67 में भारतीय कृषि में उच्च उपज वाले किस्म के बीज से शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है। कब हुई थी ये भी याद रखिएगा, बार बार आपसे एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूँ। तो 1966-67 पूछ लेता है, जहाँ से आप सोचेंगे नहीं वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, सबको दिमाग में रखना है। हमारा अगला सवाल है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है नकदी फसल क्या होती है, जिसको हम मुख्यतः उगाते हैं बेचने के लिए और पैसे कमाने के लिए, ठीक है, तो वो हमारा नकदी फसल होती है। आपसे पूछ रहा है कि नकदी फसल में जो है वो सम्मिलित नहीं है, तो गन्ना हमारा नकदी की फसल है, जूट हमारा नकदी की फसल है, कपास भी हमारा नकदी की फसल है। लेकिन हमारा गेहूं जो है ये हम खाद्यान्न फसलों में इस्तेमाल करते हैं और खाने के लिए सबसे पहले इसका प्रयोग होता है, तो इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में जो है ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला सवाल है जो बीपीएससी टीचर 9 और 10 के एग्ज़ाम में पूछा गया है 8/12/2023 को, कि निम्नलिखित में से कौन से एक फलीदार फसल है। आपको बताना है कि फलीदार फसल कौन सी है। तो फलीदार जो है जिसमें छोटे छोटे फली बनते हैं और इसमें दाने पड़ते हैं, तो वो हमारा दलहन की फसल है, दलहन की फसल है, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए दलहन की फसलें फलीदार होती हैं। दलहन के अंतर्गत प्रमुख रूप से चना, मटर, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, बाकड़ा आदि आते हैं। आदि दलहन फसलें जो है प्रोटीन की जो है, और जो दलहन की फसलें होती हैं प्रोटीन की जो है बहुत अच्छी स्रोत होती हैं। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में आपसे ये सवाल पूछा गया है। तो अब सभी को पता होगा कि गेहूं में जो है वो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, और सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। और इसके अलावा जो है चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो पश्चिम बंगाल करता है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। भारत का अधिकतम गेहूँ उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। 2021-22 के अनुसार जो है वो 33.95 मिलियन टन गेहूँ उत्पादन किया है, जो भारत में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश के बाद जो है द्वितीय स्थान पर कौन है, मध्य प्रदेश, और 3 नंबर पर पंजाब है, ठीक है। चावल में कौन है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। हमारा अगला सवाल है कि खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है। तो सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है, तो चावल जो है भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाता है, इसीलिए हमारा सबसे महत्वपूर्ण फसल जो हो जाएगी वो चावल हो जाएगी। और आपसे 40वीं बीपीएससी प्री 2000 और 1996 में जो है ये सवाल पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है कि भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम बताइए, या चावल का कटोरा जो है वो भारत के किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो चावल की खेती जो होती है वो सबसे ज़्यादा जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में होती है, ठीक है, इसीलिए हमारा ये क्षेत्र जो है वो चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है, इसीलिए जो है बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और आपसे जो सवाल है वो 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए चावल का कटोरा जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, और वर्ष 2020-21 में जो है कुल आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र का 2.25 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल का उत्पादन किया जाता है, जो लगभग 2/3 चावल खरीफ फसलों के अंतर्गत जो है वो बोई जाती है। यहाँ चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र रायलसीमा क्षेत्र है। यहाँ चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, रायलसीमा क्षेत्र है, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा के क्षेत्रों में विस्तृत है। तो इसीलिए याद रखिएगा चावल का कटोरा कौन सा क्षेत्र है, तो कृष्णा और गोदावरी डेल्टा। हमारा अगला सवाल है कि भारत के राज्यों को जो है वर्ष 2018-19 के चावल उत्पादन के सही क्रम में चुने। तो ये हमारा जो है इनमें से कोई भी जो है वो सही क्रम में नहीं जुड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि क्रम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला क्रम होगा वो पहले राजस्थान आएगा, ठीक है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आएगा, और देखिए राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश जो है वो आपको किसी विकल्प में दिया नहीं गया है। अब देखिए ये 2018-19 के अनुरूप मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले जो है वो राजस्थान आएगा, और फिर आपका मध्य प्रदेश आएगा, उसके बाद जो है आपका जो है हरियाणा आएगा, पंजाब और उत्तर प्रदेश आएगा, ठीक है। लेकिन अब जो नवीन आंकड़े हैं उसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, तो पश्चिम बंगाल आएगा, ठीक है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल आएगा, फिर उत्तर प्रदेश आएगा, और फिर पंजाब आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अब देखिए
ये जो है सबसे शीर्ष उत्पादक राज्य कौन से हैं? देखिए आरोही क्रम में क्या है, छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, राजस्थान में सबसे कम, उससे ज़्यादा फिर मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर पंजाब और उत्तर प्रदेश। लेकिन अब 2001 लेटेस्ट में जो है, जो हमारी 2021-22 की रिपोर्ट है और जो अभी की रिपोर्ट है, तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है और फिर उत्तर प्रदेश में और फिर पंजाब में। अगर आरोही क्रम की बात कीजिए तो ये क्रम जो है वो उल्टा हो जाएगा। तो सबसे पहले पंजाब आ जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश आ जाएगा और फिर पश्चिम बंगाल आ जाएगा। तो ये अभी मत याद रखिए, ठीक है, ये मत याद रखिए, ये पुराना क्वेश्चन है। आप ये याद रखिए शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल आता है, फिर उत्तर प्रदेश आता है, फिर पंजाब आता है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें और भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपर्युक्त के सही आरोही क्रम को चुनें। अब आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा तो आपका पश्चिम बंगाल में होता है, आपको पता है। तो सबसे पीछे कौन जाएगा, पश्चिम बंगाल। अब देखिए इसमें सबसे पीछे पश्चिम बंगाल नहीं है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया, ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया, ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। हमारा बचा कौन, डी बचा, तो इसलिए डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे देखिए आंध्र प्रदेश, फिर उससे ज़्यादा पंजाब में, फिर उससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में और सबसे ज़्यादा जो है वो पश्चिम बंगाल में, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नकदी फसल कह रहा है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? आपसे 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया है। तो भारत का जो है सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य जो है वो हमारा गुजरात है, ठीक है, गुजरात है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए महाराष्ट्र जो है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था, लेकिन 2022-23 के अनुसार जो है अब जो है वो गुजरात सबसे ज़्यादा जो है वो कपास का उत्पादन करता है। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर कहेंगे तो महाराष्ट्र हो जाएगा, लेकिन अब देखिए अगर नवीन आंकड़ों की बात करें तो अब जो है वो गुजरात है। हमारा अगला सवाल है जो आपसे 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो है कपास का औसतन उत्पादन कहाँ पर होता है, आपसे मुख्यतः ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है हमारा वो कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा हमारा आंध्र प्रदेश में है, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए कपास निगम लिमिटेड भारत सरकार के अनुसार भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात करता है, जबकि वर्ष 2018-19 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार विकल्पगत राज्यों में से औसत उत्पादकता जो है वो सर्वाधिक जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और 2022 के अनुसार जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, देखिए ये आंकड़े बदलते रहते हैं तो इसको बहुत ढंग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं लेटेस्ट आंकड़े जो है वो इससे कृषि से रिलेटेड जो है वो बाद में करा दूंगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि सूती मिलें जो है वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और 60 से लेके 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में ये आपसे जो है वो सवाल पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है कि भारत में गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में जो है अनुक्रम लगाइए और कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश आपको 2 विकल्प में देखने को मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आएगा और महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु आएगा, लेकिन तमिलनाडु सबसे लास्ट में यहाँ दिया गया है, इसीलिए हमारा चौथा विकल्प गलत हो जाएगा और हमारा विकल्प बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और आपसे जो है ये 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया सवाल है। प्रश्नकालीन आंकड़ों के अनुसार जो है भारत के 4 प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य कौन से थे, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसीलिए हमारा जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। और अब क्या है, तो अब जो है सबसे पहले उत्तर प्रदेश पर ही है, उत्तर प्रदेश ही है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु है, ठीक है। बीच में 2 राज्य और ऐड हुए, कर्नाटक और गुजरात, और तमिलनाडु जो है वो पीछे चला गया है। हमारा अगला सवाल है कि भारत के किन राज्यों में जो है गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में आपसे पूछा गया है। तो ये हमारा जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश में जो है वो गन्ना सर्वाधिक पैदा होता है और सर्वाधिक खेती भी की जाती है, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा गन्ना जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा और पंजाब, ठीक है। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब क्यों सही हो जाएगा, आप कुछ लोग कहेंगे बिहार और उत्तर प्रदेश क्यों? अरे भाई उत्तर प्रदेश के साथ महाराष्ट्र दिया ही नहीं गया है, गुजरात दिया ही नहीं गया है, तमिलनाडु दिया ही नहीं गया है, हरियाणा दिया नहीं गया है, तो इसीलिए हम बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ जाएंगे। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा जो है उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सबसे ज़्यादा गन्ना जो है वो उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश को जो है वो चीनी का कटोरा कहा जाता है। ये सवाल आपसे बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया था। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह क्यों कहा जाता है? क्योंकि गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। ठीक है, कौन? उत्तर प्रदेश। और चीनी का जो है वो द्वितीय सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन? उत्तर प्रदेश। हमारा अगला सवाल है कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल जो है वो कौन सी है? तो सर्वाधिक उचित फसल जो है वो हमारी कौन सी है? तो वो हमारी मूंग